तो मूवी शुरू होती है 1993 यानी कि 1993 में एसपी ऑफिस कोट्टयम से, जहां हम देखते हैं आनंद नाम के एक सस्पेंडेड एसआई को, जिसको आज से लगभग 10 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया था और आज उसे सर्कल पुलिस ऑफिसर ने मिलने बुलाया है, यानी कि उनके हेड ने। यहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर उसकी ही बात करते हैं कि उसने लवली मदन केस को हैंडल किया था, जिससे काफी कुछ सीखने को मिलता है और वो लोग उससे डर भी रहे थे और इसी केस की वजह से वो और उसकी पूरी टीम सस्पेंड हुई थी, जिसके अंदर 3 और पुलिस ऑफिसर्स थे। खैर, अब यहाँ पर एक जूनियर पुलिस ऑफिसर आता है जो कि आनंद से बात करने लगता है और वो उसका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है, उसको सैल्यूट करता है, जिससे आनंद को बहुत खुशी मिलती है। साथ ही साथ प्राउड भी फील होता है कि उसने सम्मान तो एटलीस्ट कमाया ही है। और आनंद के साथ आखिर हुआ क्या, या फिर उसने सस्पेंड होने लायक क्या कर दिया था, इसकी कहानी हम फ्लैशबैक के जरिए देख पाएंगे। तो आनंद के पिता खुद भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और आनंद को भी अपनी टीचिंग्स और लेसन से पुलिस ऑफिसर बनाते हैं, जो कि एक ईमानदार, अच्छा और नेक पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी पहली पोस्टिंग लेता है। शुरू से ही वो क्राइम और इनजस्टिस के खिलाफ रहता है और उसे जरा भी टॉलरेट नहीं करता और ऐसा यहाँ पर हम सारे सीन से देख सकते हैं। छोटे से छोटे क्राइम की सही सजा देकर वो सही जस्टिस डिलीवर करता रहता है, जिससे उसका स्टाफ और सीनियर्स उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं। वही कुछ सीनियर्स की आंखों में उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी खटकने भी लगती है। अब एक दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपने दोस्त के साथ आता है और ये बताता है कि उसकी बेटी लवली आखिरी दिन अपने एग्जाम्स के हॉल टिकट लेने कॉलेज गई थी, जो अभी तक वापस नहीं आई है। आनंद अब कुछ नॉर्मल सवाल जवाब करता है, जिस पर वो बताते हैं कि अक्सर एग्जाम्स के समय पर वो अपनी दोस्तों के पास ग्रुप स्टडीज करने चली जाया करती थी, तो उन्हें लगा कि शाम तक आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक लापता है। और फिर उन्होंने उसे रात भर ढूंढा, कॉलेज में पूछा, ये भी सोचा कि शायद उसका कोई लव अफेयर हो सकता है जिसके साथ वो भाग गई होगी, तो वो उसे समझाते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। अब वो लोग बस स्टॉप पर जाते हैं, जहाँ पर बनी हुई एक शॉप का शॉपकीपर ये बताता है कि वो दोपहर में बस से उतरी थी और अपने घर जाने लगी थी, जो कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन पास में ही किराए पर रहने वाले लड़के उसे फॉलो करने लगे थे। अब आनंद अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है और उसका तरीका थोड़ा सा अलग था। वो लाइव सिनेरियोज और अजम्पशन से फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और इस केस में उसे ये लगता है कि उन लड़कों ने लवली को छेड़ा होगा, क्योंकि लोकल का एक आदमी ये बताता है कि उन लड़कों की अक्सर ईव टीजिंग की कंप्लेंट्स आती रहती थी। अब आनंद उन 2 लड़कों को अरेस्ट करता है जिन्होंने लवली को छेड़ा था और उनकी खूब पिटाई करी जाती है और उनसे पूछताछ करी जाती है। आनंद यहाँ पर उनको पीटता नहीं है, खाली ऑब्जर्व करता है। अब आनंद कहता है कि उन लोगों ने लवली का पीछा किया और जैसे ही उनका घर आया उन्होंने उसको पकड़कर वो उसको अपने घर पर लेकर गए और उसके साथ गलत किया। तो अब पूरी कहानी वो लोग बता देते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लवली को घर नहीं लेकर गए थे, क्योंकि तभी वहाँ से बेबी नाम का एक मछली बेचने वाला निकला था, जो कि लवली को जानता था। और वैसे भी दिक्कत होती तो उन्होंने लवली को जाने दिया और वो घर निकल गई थी। लेकिन इस कहानी पर किसी को खास भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी उन पर जोर नहीं डाल सकते थे, तो आनंद अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है अपने तरीके से। अब आनंद लवली के घर जाता है, जहाँ पर वो उसके रूम को चेक करता है, तो उसको ये पता चलता है कि लवली काफी रिलीजियस टाइप की लड़की है, जो कि बचपन से ही लोकल चर्च ज्वाइन करना चाहती थी। उसकी माँ, छोटी बहन और बड़ी बहन ब्लेसी से भी उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि ये बताते हैं कि उसके आसपास में कोई खास दोस्त नहीं थे और वो ऐसे ही कहीं पर नहीं जाती थी, बस चर्च ही जाती थी फादर थॉमस से मिलने के लिए या फिर प्रेयर्स ऑफर करने। इनफैक्ट वो ये भी कह रही थी कि वो एग्जाम से पहले चर्च जाएगी प्रेयर्स ऑफर करने। खैर, अब आनंद लवली के पिता से फादर थॉमस और चर्च के बारे में पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर मोनेस्टरी के अंदर फादर थॉमस ही रहते हैं, जिनके साथ पहले 2 और फादर्स रहा करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही एक खत्म हो चुके हैं और एक का ट्रांसफर हो चुका है और फादर थॉमस वहाँ पर अकेले हैं। आनंद अब चर्च जाने लगता है, लेकिन तभी एक कांस्टेबल उसको रोकता है और समझाता है कि चर्च के अंदर 2 कम्युनिटीज के बीच में एक पुराना विवाद चल रहा है और लवली यहाँ पर एक अलग कम्युनिटी से है, वहीं फादर थॉमस दूसरी कम्युनिटी से है, तो वहाँ पर जाने पर बहुत तगड़ा विवाद छिड़ सकता है। लेकिन आनंद उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है कि इंसाफ के बीच में ये सब चीजें नहीं आ सकती। खैर, अब ये बात दूसरी कम्युनिटी के लोगों को पता चल जाती है, तो काफी लोग पुलिस का रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस केस का फायदा उठाकर उन्हें परेशान किया जाएगा या फिर जो भी हो। और इसी चक्कर में आनंद, जो कि अपनी ड्यूटी कैसे भी निभाना चाहता है और उसकी ड्यूटी है फादर थॉमस से पूछताछ करना, तो वो भी पीछे नहीं हटता और हाथापाई छिड़ जाती है, जिसे सीआई साइमन रोकते हैं। खैर, तभी सर्चिंग टीम से एक खबर आती है कि पास में ही बने हुए एक खाली प्लॉट के अंदर बहुत सारा पानी है और एक बहुत गहरा गड्ढा है, जहाँ से बोरी में एक बंद लाश मिली है, जिसे सभी लोग देखने जाते हैं। और शॉकिंगली ये लाश लवली की होती है, जिसके हाथ पैर किसी मर्द की लुंगी से बांधे गए थे और वो मरी कैसे, ये ऑटोप्सी से ही पता चल पाएगा। अब लवली की ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता पूरी
पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन इस केस का रुख बदल गया है, क्योंकि जो अब तक एक सिंपल मिसिंग केस था वो अब एक ट्विस्टेड मर्डर केस बन चुका था। खैर, पुलिस स्टेशन के अंदर साइमन उन दोनों लड़कों की पिटाई करके उनसे पूछताछ करता है, लेकिन आनंद ये कहता है कि उसने बेबी फिश सेलर से पूछताछ करी है, जिससे ये पता चलता है कि वो लड़के बिल्कुल सच बोल रहे हैं और लवली वहाँ से निकल गई थी। इस केस के अंदर उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन साइमन यहाँ पर तर्क देता है कि वो पीछे गए होंगे शायद से और फिर से लवली को पकड़ लिया होगा। अब वो आगे ये भी कहता है कि अब ये केस वो हैंडल नहीं करेगा, बल्कि DYSP एलेक्स इसको हैंडल करेंगे। तो आनंद अपनी स्मार्टनेस अपने तक रखे और कोई भी बेवकूफी ना करे, नहीं तो उसे दिक्कत हो सकती है। अब इसी बीच आनंद अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखता है और पूरी लोकेशंस को, पूरे क्राइम सीन को अच्छे से एग्जामिन करता है और एक क्राइम मैप तैयार करता है ताकि इस केस को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अगले दिन DYSP एलेक्स चार्ज लेता है, जो कि साइमन से बात करता है कि ये केस उन्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आनंद को इससे काफी लाइमलाइट मिल रही थी। बेसिकली वो जेलस थे, केस पे यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे थे। अब वो आगे ये कहता है कि जो 2 लड़के पकड़े गए हैं वो काफी अमीर परिवार से हैं और उसकी पहचान के हैं, तो उनसे कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। और रही बात चर्च की, तो वहाँ पर विवाद है और वो दोनों क्रिश्चियंस हैं, इसलिए ये केस मिनिस्ट्री ने उन्हें दिया है कि वो विवाद रोके, नहीं तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी। तो अब उन्हें एक रैंडम गाय उठाना है और ये केस खत्म करना है ताकि यहाँ पर कुछ भी दिक्कत ना हो। इसी बीच आनंद उन्हें क्राइम मैप दिखाता है और समझाता है कि जहाँ पर लवली मिली है वो जगह उन लड़कों के घर से तो दूर थी, मतलब वो लोग उसे वहाँ पर फेंकने आते तो फंस सकते थे और उनके घर के पास सेम ही प्लॉट था, मतलब कि ये उनका काम नहीं है। लेकिन जहाँ पर लवली की लाश मिली है वो जगह चर्च के ही अंडर में आती है, तो उन्हें चर्च से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन एलेक्स उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे खरी खोटी सुना देता है, और हम तो जानते ही है कि वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने भी नहीं देना चाहता था। खैर, अब वो लोग डॉग स्क्वाड की हेल्प से वो प्लेसेस मार्क करते जाते हैं जहाँ पर लवली उस दिन गई थी, और उस दिन वो चर्च तो जरूर गई थी, ये मार्क से पता चल जाता है। लेकिन एक मार्क एक पुराने क्रिमिनल शाद इवन के घर तक भी जाता था, जो कि पहले एक क्रिमिनल हुआ करता था। लेकिन फिलहाल वो सबको छोड़कर एक लो प्रोफाइल लाइफ जी रहा है, काफी अच्छा है, उसका बच्चा भी है, वो शादी कर चुका है। इनफैक्ट गांव वाले भी उसके बारे में बताते हैं कि अब वो एक अच्छा आदमी बन चुका है। लेकिन एलेक्स ये कहता है कि ये सब वो डिसाइड करेगा, ना कि गांव वाले। खैर, अब एक जगह थोड़ी सी अलग दिखाई देती है जहाँ पर घास थोड़ी सी दबी हुई थी, तो आनंद इस पर यह कहता है कि शायद से बॉडी को दम करने से पहले यहाँ पर रखा गया होगा, और ये जगह चर्च और शाद एवन के घर के जस्ट बीच में है। लेकिन एलेक्स फिर से उसकी इंसल्ट करके उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और उसको बिरयानी लाने के लिए कहता है। खैर, अब सभी ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर एलेक्स ये बताता है कि जब लवली मारी गई थी तो उस दिन फादर थॉमस काउंसिल मीटिंग के लिए गए हुए थे, जो कि रात को वापस आए थे, और उस मीटिंग के रजिस्टर में उनकी एंट्री भी है, मतलब कि अब वो शक के घेरे से बाहर थे। खैर, अब तक लवली की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसके अंदर उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, और उसकी बॉडी पर जो लुंगी मिली थी, जिससे बेबी फिश सेलर वेरीफाई भी करता है कि उस दिन उसने ये शाहदेवन के घर पर लटकी हुई देखी थी। और अब पुलिस उससे पूछताछ करने जाती है, लेकिन वो ये कहता है कि वो लुंगी उस दिन उसने सुखाई थी, लेकिन वो चोरी हो गई। लेकिन पुलिस उसको ही मार पीट कर अरेस्ट कर लेती है उसके बेटे के सामने, बीवी के सामने, जो कि बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था। वो ये कहता रहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उसको फंसा रहे हैं। अब आनंद ये देखकर काफी विचलित हो जाता है और हारे हुए भाव से अपने घर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये गलत हो रहा है और असली किलर कोई और ही था। खैर, अब रात को वो अपने कांस्टेबल सेना से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मथन यानी कि लवली के पिता आते हैं, और उनको भी शाहदेवन के बारे में खबर मिल चुकी थी, और वो ये कहता है कि शाहदेवन उसे बचपन से जानता है और वो उसके परिवार के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता था। इस पर आनंद बोलता है कि अक्सर हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान का दिमाग कैसे भी बदल सकता है। इस पर मदन आगे ये बताता है कि उस दिन उसके दोस्त, जो कि अभी उसके साथ आया है, उसने लवली को चर्च के बाहर देखा था, मतलब कि वो वहां तक जरूर गई थी। और अब आगे वो ये कहता है कि कुछ भी हो, सही दोषी को ही सजा मिलनी चाहिए, तो लवली की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। और वो रोते हुए आनंद से रिक्वेस्ट करता है, और तभी आनंद ठान लेता है कि वो इस केस को खुद ही अनऑफिशियली सॉल्व करेगा और लवली को इंसाफ दिलवाएगा। अब वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इस केस के बारे में डिस्कशन करता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि लवली के बताए गए मर्डर स्पॉट्स, मतलब कि शाहदेवन के रूम से उसकी बैंगल्स के टुकड़े और पेयर्स मिले थे। लेकिन दम घुटा है तो लवली ने स्ट्रगल भी किया होगा, लेकिन उसकी स्किन टिश्यूज और हेयर्स वहाँ पर नहीं थे, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है।
यानी कि साफ बात थी कोई उनको फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब आनंद फादर थॉमस के रूम की बात करता है क्योंकि उसका शक उसी के ऊपर था, तो उसके लिए उन्हें वहाँ पर चेक करना पड़ता जिसकी परमिशन भी उनको नहीं मिलने वाली थी और विवाद भी शुरू हो जाता। तो आनंद एक प्लान बनाता है और वहाँ पर रात में एक चोर भेजकर चोरी करवा देता है और अगले दिन खुद ही उस चोर को पकड़ कर वहाँ पूछताछ करने जाता है और बहाने से वहाँ पर एग्जामिन करवा लेता है, साथ ही साथ ढेर सारे सैंपल्स भी ले लेता है। यानी कि उसके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि इंसाफ होना चाहिए। खैर अब सब कुछ चेक होता है और फादर थॉमस के किचन से जो स्किन टिश्यूज मिले थे, जो हेयर मिले थे, वो लवली के ही थे और अब तो केस पानी की तरह साफ है, लेकिन असली कल्प्रिट पुलिस से अभी भी दूर था। अब आनंद पूरी रिपोर्ट एसपी राजा गोपाल सर को सौंप देता है जो कि केस को अच्छे से स्टडी करते हैं और कुछ ऑर्डर्स देते हैं, जिसके बाद वो अपने सीनियर को केस की रिपोर्ट देते हैं और फादर को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और असली कल्प्रिट यहाँ पर फादर थॉमस थे ही नहीं, शाहदेवन भी नहीं है, बल्कि खुद लवली की बहन ब्लेसी, जी हाँ, और फादर थॉमस की बहन का बेटा डैनी है। और अब उनकी कहानी के साथ इस कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। तो फादर थॉमस का एक भांजा है डैनी, जो कि बैंगलोर की कॉलेज में पढ़ता है और अगले साल प्रीस्ट भी बनने वाला है। लवली मर्डर केस से एक दिन पहले ही वो शहर से आया था और अगले दिन जब फादर काउंसिल मीटिंग में गए हुए थे तो वो अकेला था। तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड ब्लेसी को मिलने बुलाया, यानी कि लवली की बहन को। वो इंटीमेट हुए और इसी बीच लवली, जो कि फादर से मिलने आई थी, वो उनको देख लेती है और अब वो गुस्से में अपने घर जाने लगती है क्योंकि उसने अपनी बहन को पहले भी डैनी से दूर रहने के लिए कहा था। वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताने वाली थी। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर बदनामी हो जाती सबकी। अब उसको वो रोकते हैं और डैनी उसका मुंह पकड़ लेता है और ऐसे ही उसका दम घुटने से गलती से वो मारी जाती है। इनफैक्ट वहाँ पर उस दिन पोस्टमैन भी आया था। उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है, जिसके अंदर वो शाहदेवन की लुंगी से उसकी बॉडी को बांध देते हैं। उन्होंने ही उसकी लुंगी को चुराया था और उसे ही फंसाने उसके रूम को वो स्टीच करते हैं और फिर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन ब्लेसी के हेयर्स पीछे रह गए थे जिनका सैंपल मिला था और ऐसे ही आनंद उस तक पहुंच गया था। खैर अब उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और डैनी यहाँ पर मेन कल्प्रिट था। उसे अरेस्ट किया गया और जेल में रखा गया, जिसे आनंद ही हैंडल कर रहा था। और अगले दिन वही उसे कोर्ट भी ले जाता है, जहाँ पर डैनी की कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है। इसी बीच जब डैनी डर कर कस्टडी से भाग जाता है, जिसे पकड़ने आनंद और उसके 3 कांस्टेबल्स जाते हैं, लेकिन डैनी इसी भागदौड़ में रेल के सामने आकर मारा जाता है। और ये बहुत बड़ी और सीरियस चीज थी, जिसकी वजह से आनंद और उसकी टीम को नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हुआ क्या था। अब प्रेजेंट टाइम में आनंद असल में एसपी राजा गोपाल से ही मिलने आया था, जो कि उससे ये कहते हैं कि उसे और उसकी टीम को सस्पेंशन से हटाने में उन्हें बहुत मुश्किल आई, लेकिन उन्हें उसकी जरूरत है एक केस के लिए, जिसकी फाइल वो उसे देते हैं। इस केस का नाम है श्रीदेवी केस, जिसका खून आज से 6 साल पहले कोट्टयम की बॉर्डर से सटे हुए चेरुवल्ली में हुआ था। और सारी की सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इस केस को अपने हाथ में लिया, लेकिन कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। रियल कल्प्रिट तक आज तक नहीं पहुंच पाया और अब अथॉरिटीज इस केस को फॉर्मली क्लोज करना चाहती हैं। लेकिन एसपी राजा गोपाल का मन है कि आनंद की डेडिकेशन कुछ मिरेकल कर सकती है। वो ये केस फॉर्मली शुरू करे, अगर उसे लीड मिली तो वो रियल कल्प्रिट तक पहुंचे और फिर जो लोग उसको बुरा भला बोलते हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो उंगलियां उसके दामन पर उठी थी वो हाथ उसे सैल्यूट करने के लिए उठेंगे। बाकी अगर केस सॉल्व नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, उसके पास कोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था और वो उन्हें बस रिपोर्ट करे, वो सब कुछ हैंडल करेंगे। यानी कि उसे कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई मारपीट नहीं करनी है, बस उसे सारी चीजें राजा गोपाल को रिपोर्ट करनी पड़ेंगी अगर उसे कोई लीड मिलती है तो। खैर अब आनंद अपनी टीम से मिलता है और उनको समझाता है कि इस केस से उन्हें कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही हो सकता है। सभी लोग मान जाते हैं, हालांकि उनका तर्क यही था कि सीबीआई और एसआईटी जैसी एजेंसीज ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो 6 साल बाद वो क्या ही कर लेंगे, सारे सबूत तो ऑलरेडी मिट चुके होंगे। अब यहाँ पर ऑडियंस ये सोचे कि 10, 20 या फिर 30 साल पुराने केसेस भी सॉल्व होते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है, ये केस रुका हुआ क्यों है और अब तक सबूत भी मिटाने के लिए कल्प्रिट को बहुत टाइम मिल चुका होगा, यानी कि वो यहाँ पर नई नई कहानियां ऑलरेडी बुन सकता था। खैर अब थोड़ी बहुत उम्मीद के साथ ये लोग चिरुवल्ली पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और प्रेसिडेंट पायलो यहाँ पर एड्रेस करता है कि 6 साल पहले खून हुआ था। तब इन्वेस्टिगेशन के नाम पर गाँव वालों के साथ बहुत ही ज्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करा गया, जो कि वो दोबारा नहीं होने देंगे। यानी कि उनको इस टीम के बारे में पहले ही पता चल गया था और अगर फिर से इन्वेस्टिगेशन होती है तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि असली कल्प्रिट पकड़ा जाए और श्रीदेवी को इंसाफ मिले। लेकिन केस सॉल्व तो हुआ नहीं था, उल्टा उन्हें टॉर्चर अलग झेलना पड़ा।
जो कि बात बिल्कुल सच थी। पुलिस वालों ने उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। खैर अब आनंद और उसकी टीम भी गाँव के अंदर आ गई थी और उनके बारे में भी पायलो ये बोलने लगता है कि उन लोगों ने एक जान ली थी, यानी कि डैनी के बारे में वो बोलने लगता है। वो लोग बहुत बुरे हैं और ऐसा सब कुछ बोलते हैं और आनंद ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये सच नहीं था। खैर अब चेरुवल्ली के सम्मानित थिएट्रिकल पर्सन स्टेट अवार्ड विनर ANF प्राइड ऑफ चेरुवल्ली मिस्टर सदानंदन मास्टर भी पब्लिक से बात करते हैं और वो भी इन्वेस्टिगेशन के सख्त खिलाफ थे क्योंकि गांव वालों के साथ में यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए। खैर अब आनंद और उसकी टीम रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल रविंद्रन के घर जाती है, जहाँ पर वो उन्हें रहने की जगह देगा, साथ ही साथ वो यहीं पर लोकल है और श्रीदेवी केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमेशा शामिल रहा था, तो वो केस को भी समझा देगा, की पॉइंट भी सामने रख पाएगा। अब रविंद्रन उनसे मिलता है जिसकी बेटी की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी और वो आनंद की मदद करने का टाइम निकाल लेता है। यहाँ पर अब पायलो और कुछ लोग आनंद की टीम को धमकी देने आते हैं, लेकिन आनंद उनसे ये कहता है कि वो सिर्फ फॉर्मली चीजें चेक करेंगे और केस को क्लोज कर देंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जिसके बाद में ये लोग शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं और एक लड़का उन्हें गुस्से से देखता है। इसके बाद में रविंद्रन बताता है कि वो गोविंदन का बेटा है जिसने पुलिस के सवाल जवाब के डर से खुद को खत्म कर लिया था और उसकी नाराजगी भी यहाँ पर जायज थी। अब वो आगे बताता है कि गांव की एक लौती टेलर रेवम्मा के बारे में जिसकी बेटी ही श्रीदेवी थी। तो कॉलेज के समय पर फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले जॉन से रेवम्मा प्यार करती थी। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई लेकिन उसको धोखा मिला। फिर वो यहाँ पर पौड़ियान से मिली जो कि उसका ही कजन था और उसने शादी कर ली। अब पहले तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन बाद में पौड़ियान ने जबरे शुरू कर दिए और तंग आकर रेवम्मा ने पंचायत और पुलिस की हेल्प ली, जिसके अंदर पौड़ियन को घर से निकाल दिया गया और इसलिए श्रीदेवी केस में वो प्राइम सस्पेक्ट बन रहा था जो कि पास में ही रहता है। और श्रीदेवी के मरने से 1-2 दिन पहले वो उसके घर जाकर काफी ज्यादा झगड़ा भी कर रहा था। खैर अब श्रीदेवी के बारे में बताया जाता है कि वो काफी भोली भाली विलेज गर्ल थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बुक्स पढ़ा करती थी और उन पात्रों को सपनों में देखा करती। मतलब होता है ना, कई लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं, तो यहाँ पर वो नॉवल से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थी। वो बहुत ही सुंदर थी, कॉलेज जाया करती थी, तो उसके पीछे बहुत सारे नौजवान भी पड़े थे और सुधाकरन की शॉप में काम करने वाला सेतु सबसे आगे था जो कि उसे बहुत ही ज्यादा चाहता था और अपने प्यार का वो इजहार भी करता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट उसकी दोस्तों ने भी यही बताया था कि वो प्यार जैसी चीजों से हमेशा दूर रहकर अकेले ही रहना चाहती थी। अब एक रात वो घर पर लेटर छोड़ती है कि वो किसी से प्यार करती है और उसके साथ जा रही है, लेकिन अगले दिन उसकी लाश मिलती है जिससे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लाश सबसे पहले गोविंदन ने ही देखी थी। अब केस शुरू होता है और पुलिस पूछताछ करती है और किसी को भी शक में उठाकर 3rd डिग्री उसको देती है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खौफ आ गया था और बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में भी थे। यहाँ पर कोई भी डर जाएगा और इसी डर में आकर गोविंदन ने खुद को खत्म कर लिया था। पुलिस को यह लगने लगा था कि उसने ही ऐसा किया है, श्रीदेवी को मारा है। अब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके अकॉर्डिंग शॉकिंगली वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी और पुलिस को बस यही ढूंढना था कि आखिर उस बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि वही कातिल भी हो सकता है। अब केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है और वो उठाते हैं पारन गुजर नाम के एक लोकल को जिसके खेत में श्रीदेवी की लाश मिली थी और वो सस्पेक्ट ऐसे बना कि वो एक अय्याश किस्म का आदमी है। साथ ही साथ उसके घर पर टीवी भी था जिसे देखने श्रीदेवी वहां पर जाया करती थी, तो उसकी उस पर गलत नजर थी और वो रबर को निकालने का काम किया करता था जिसे रोज पैरों को टैप करना होता था। इनफैक्ट उसके साथ में यही प्रॉब्लम थी कि उसे लड़कियों की गंदी आदत थी। अब देखो जो SIT वाले थे उनके सामने तो उसने पहले ये कहा कि हाँ वो वहाँ पर श्रीदेवी की लाश को देखने गया था, लेकिन जो यहाँ पर कांस्टेबल होता है ना, जो कि फिलहाल प्रेजेंट टीम की हेल्प कर रहा है, वो बताता है कि वो वहाँ पर था ही नहीं और तब जाकर वो बताता है कि श्रीदेवी जिस दिन मारी गई थी वो खेत नहीं गया था और बाद में भी क्राइम सीन पर नहीं आया और यहाँ पर SIT ने उसे इंटेरोगेट किया और ऑलमोस्ट वो कल्प्रिट प्रूव होने ही वाला था, लेकिन उसकी फर्टिलिटी रिपोर्ट से ये सामने आया कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता था। मतलब श्रीदेवी के पेट में उसका बच्चा नहीं था और वो कातिल नहीं हो सकता। अब ये केस ऐसे ही चलता रहा लेकिन कभी सॉल्व नहीं हुआ और SIT के जिन ऑफिसर्स ने इसके ऊपर काम किया था वो अपने काम में माहिर थे, जिन्होंने और भी बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे, लेकिन इसने सबको हरा दिया। अब आनंद उनसे पूछता है कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए इसको सॉल्व करने की या फिर क्लोज ही करना ठीक रहेगा, जिस पर वो ये कहते हैं कि ये आनंद का खुद का डिसीजन है कि यहाँ पर वो कौन सी राह चूज करेगा। खैर अब आनंद डिसाइड करता है कि वो कोशिश करेंगे कि कुछ लीड मिल जाए, अगर मिली तो ठीक है, नहीं तो केस को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर थोड़े से फनी सीन्स भी आते हैं कि पहले वो 2 दिन रुकने वाले थे और उनका जो खानसामा होता है वो उसको पहले 2 दिन का राशन लाने के लिए भेजते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते दिन बढ़ते जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आनंद को कुछ ना कुछ मिलता जा रहा था।
एनीवेज अब ये लोग श्रीदेवी के घर से उसकी मैगजीन्स लेकर आते हैं, यानी कि वो नॉवेल्स लेकर आते हैं चेक करने के लिए कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तो वहाँ पर उनको एक लेटर मिलता है जो कि कल्याण बॉम्बे से लेखा ने भेजा था, और वो लोग उससे पूछने जाते हैं तो वो बताती है कि वो अपने भाई के साथ कल्याण में रहती थी और श्रीदेवी उसकी दोस्त थी, तो वो दोनों लेटर से कम्युनिकेशन किया करती थी। और श्रीदेवी की माँ ने ये बताया था कि सिर्फ लेखा ही उसको लेटर्स भेजती थी। अब लेखा आगे बताती है कि उसे श्रीदेवी के मरने से कुछ टाइम पहले ही एक लेटर आया था जो कि नॉर्मल ही था और उसके लव अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। और फिर लेखा के भाई की एक फायर एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी, तो वो गाँव वापस आ गई। वो आगे ये जरूर बताती है कि एक लेटर में श्रीदेवी ने लिखा था कि वो हिंदी सीखना चाहती है और केरला के बाहर जॉब के लिए टाइपिंग कोर्स करना चाहती है, जो कि काफी वियर्ड बात थी। अब आनंद यहाँ पर सेना से बात करता है कि वो हिंदी सीखना चाहती थी, मतलब उसका लवर हिंदी रीजन से बिलोंग करता होगा और उसके साथ ही वो उस दिन भाग रही थी। तो अब उन्हें रिकॉर्ड चेक करने होंगे कि कौन कौन गाँव से कब और कहाँ गया, जिसके लिए वो प्रेसिडेंट से बात करते हैं, लेकिन वो फाइल देने से मना कर देता है क्योंकि गाँव में सब इस इन्वेस्टिगेशन के सख्त खिलाफ थे। अब आनंद उसके पियोन से बात करता है और वो उससे फाइल लाने को कहता है। वो उसको काफी ज्यादा खाना पीना खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या होने वाला था। इसी बीच आनंद पुराने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से ही मिलता है जो कि ये बताते हैं कि उन्हें लीड मिल गई थी कि कोई कहीं से श्रीदेवी को लेटर्स भेजता है। लेखा के अलावा कौन है ये पता करने वो पोस्टमैन से मिलने ही वाले थे, लेकिन उस पोस्टमैन का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। तो इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर आ गई थी और वो उससे कभी मिल नहीं पाए, यानी कि उनको अभी तक पता नहीं था कि पोस्टमैन मर गया है या फिर अभी भी जिंदा है। अब आनंद उस पोस्टमैन को भी ढूंढता है और उसे उस लेखा वाले लेटर से पता चलता है कि इस पर एड्रेस मुंबई का जरूर है, लेकिन ये पोस्ट हुआ है गुड़गांव हरियाणा से। और अब वो लेखा को ये दिखाते हैं तो वो रिवील करती है कि स्पेशल सील जो है ये एड्रेस जो है, यानी कि ये लेटर उसने नहीं लिखा है, मतलब ये लेटर उस अनजान लवर का है। अब इधर आनंद को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने जो फाइल्स है वो अपने घर पर रख दी है, जो कि आनंद को कैसे भी चाहिए होंगी, तो वो उन्हें चुराने पहुंच जाता है। वहां पर उसे पायलो प्रेसिडेंट पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे डराकर वो फाइल ले जाता है। अब वो फाइल चेक करता है तो उसमें उसे पता चलता है कि सदानंदन का बेटा गुड़गांव रहता था और अब वो सदानंदन के बारे में पता लगाने लगता है। तो सदानंदन एक वेल्दी, रेस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है और उसके ही सरनेम चेरुवल्ली पर इस गाँव का भी नाम पड़ा है, यानी कि सोच कर देखो उस पर हाथ डाल दिया तो कितनी बड़ी बात हो सकती थी। खैर अब ये लोग सदानंदन के बेटे के बारे में थोड़ी सी और जानकारी निकालते हैं, जो कि 4 साल से दुबई में है और वो हमेशा फरवरी में यहाँ पर आता था और 6 साल पहले वो यहाँ पर फरवरी में ही आया था। और जब श्रीदेवी मारी गई थी तो वो मई में 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ से डॉट्स कनेक्ट भी हो रहे थे। अब आनंद उस पोस्टमैन से भी मिलने जाता है जो कि ये बताता है कि उसका एक्सीडेंट एक ब्लैक कलर की एम्बेसडर कार से हुआ था। खैर फाइनली आनंद यहाँ पर पायलो से कहता है कि वो केस क्लोज कर रहा है, तो जो सस्पेक्ट था वो गवाही देने आ जाए। और अगले दिन सब जाते हैं और सदानंदन भी आते हैं। अब आनंद कहता है कि केस सुलझा लिया गया है और किलर कोई यंग पर्सन नहीं है बल्कि एक ओल्ड मैन है। इसको सुनते ही सदानंदन के पसीने छूट जाते हैं। अब आनंद उसके बेटे की रिकॉर्डिंग शुरू करता है जिसका वो बयान ले चुका था। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो उसका बेटा एक बार यहाँ पर आया था, कोई कैंपेन शुरू हुआ था जिसमें सभी ने पार्ट किया था, जहाँ पर सबने एक साथ काम किया, जिसके अंदर उसकी और श्रीदेवी की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। वो दोनों धीरे धीरे करीब आए और वो बाहर रहता था तो लेटर से बात किया करते थे और फेस्टिवल वाले दिन यानी कि फरवरी में वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे और इंटीमेट हो गए, जिससे श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब उसको ये बात पता चल गई तो उसने शादी करने का मन बना लिया और उसे बुलाया भी, लेकिन उसी रात वो मारी गई। और मारने वाला था लड़के का पिता, जो कि इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। कास्ट, पैसे और परिवार की रेपुटेशन के नाम पर उसने श्रीदेवी को खत्म कर दिया, उसकी भेंट चढ़ा दी। लेकिन आनंद यहाँ पर शॉकिंगली सदानंदन को अरेस्ट नहीं कर सकता था, ये काम हायर ऑफिसर्स का था, तो वो उसे यहाँ से जाने देता है और सदानंदन भी वहाँ से चले जाते हैं। अब एसपी राजा गोपाल गाँव आते हैं कल्प्रिट को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो पहले ही खुद को फांसी लगाकर खत्म कर चुका होता है। तो कौन है असली कल्प्रिट? सदानंदन? जी नहीं, बल्कि असली किलर जिसने सालों तक कानून को गुमराह किया, वो खुद ही कानून का ही साथी था। जी हाँ, यानी कि कांस्टेबल रविंद्रन। और जो रिकॉर्डिंग थी वो उसके बेटे की थी, ना कि सदानंदन के बेटे की। और उसका ही बेटा श्रीदेवी का लवर था और रविंद्रन को सब पता चल चुका था, इसलिए उसने प्लान बनाया और श्रीदेवी को मार दिया। उसने लेटर्स पढ़ लिए थे और आनंद को ये सबसे बड़ा हिंट पोस्टमैन से मिला था, जिसने बताया कि रविंद्रन उन लेटर्स को बहाने से चेक किया करता था। अब आनंद ने सदानंदन और उसके बेटे से भी बात करी थी, जिसने उससे लेटर भेजा, जिसकी हैंडराइटिंग को पहचान गया था कि ये तो रविंद्रन के बेटे की है। अब आनंद ने जाकर सदानंदन से बात करी, उसके बेटे से भी बात करी, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट के अंदर खाली एक लड़का इस गाँव का गुड़गांव नहीं गया था, बल्कि एक लड़का वहाँ पर गया था दिल्ली।
जी हाँ, और इस लेटर की हैंडराइटिंग को सदानंदन जी पहचान गए थे कि ये तो रविंद्रन के बेटे सुदीप की हैंडराइटिंग है। यानी कि सुदीप यहाँ पर काम करने दिल्ली गया था और दिल्ली से गुड़गांव का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर सदानंदन के बेटे को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि वो साथ में ही पढ़ते थे। और लास्ट में आनंद ने सुदीप से बात करी थी, उसका बयान लिया था जो कि उसने वहाँ पर सुनवाया था। और वहाँ पर रविंद्रन भी खड़ा हुआ था जिसने अपने बेटे की आवाज को पहचान लिया था और बहुत ही ज्यादा वो शॉक्ड हो गया था कि यहाँ पर आनंद को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। इसके चलते उसने खुद को फांसी लगा ली। अब यहाँ पर देखो केस पानी की तरफ साफ था और आनंद ने डमी कल्प्रिट मीन सदानंदन को सामने रखा ताकि असली कल्प्रिट भाग ना पाए। रविंद्रन ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए लेटर छोड़ा था जिसके अंदर वो खुद आनंद और उसकी टीम को सैल्यूट करता है। वो कहता है कि इतने टाइम तक वो यहाँ पर बचा रहा लेकिन फाइनली उसको पकड़ लिया गया। मतलब उसके मन में कास्ट को लेकर बहुत अजीब अजीब चीजें थी जिसके चलते उसने प्रेग्नेंट श्रीदेवी को, मासूम श्रीदेवी को मार दिया। और सुदीप तो बेचारा यहाँ से गया ही बाहर इसलिए था ताकि यहाँ पर उसे पता था कि उसके फादर ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते वो चाहता था कि श्रीदेवी भी हिंदी सीखे और वो दोनों ही बाहर सेटल हो जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। खैर फाइनली केस तो सॉल्व हो चुका था जिसकी एसपी काफी तारीफ भी करता है, आनंद को काफी शाबाशी देता है। लेकिन आनंद यहाँ पर दुखी होता है कि दोनों ही केसेस में वो रियल जस्टिस तक गुनहगारों को नहीं पहुंचा पाया, उससे पहले ही वो लोग मर गए। और इस वजह से लोग उससे डरा करते थे कि वो जिस केस वो पकड़ता है वहाँ पर जो गुनहगार होता है वो खुद को मार देता है या फिर वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको और उसकी टीम को ये सुकून था कि यहाँ पर कभी ऐसा होगा, वो रियल जस्टिस तब गुनहगारों को पहुंचा पाएंगे और उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। खैर इसके बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि ये चारों ही अब कोट्टयम के आर्म्ड कैंप में अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली इनको जो चाहिए था वो मिल जाता है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।